हम लोग बात कर रहे हैं सर एसएचएम में। एसएचएम का मतलब क्या हो गया? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, यही तो एसएचएम का मतलब हो गया। अब देखो एसएचएम में हम लोग सबसे पहले एसएचएम में हमने काफ़ी सारी बातें करी थी। इसमें एक आता है तुम्हारा सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब सिंपल पेंडुलम देखो क्या होता है। मैंने क्या किया, यहां एक पेंडुलम लगा दिया। पेंडुलम जिसका मास क्या है? m है। एक पेंडुलम जिसका मास m है। अगर मैं इसे हल्का सा थोड़ा सा डिफ्लेक्शन करके छोड़ दिया, डिफ्लेक्शन का मतलब है कुछ एंगल देके छोड़ दिया, कुछ एंगल देके मैं हल्का सा इसे छोड़ दिया, ठीक है। कुछ एंगल देके अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये वापस ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, अपने पाथ पर बार बार क्या करेगा? रोटेशन करेगा। अपने पाथ पर बार बार रोटेशन करेगा या बार बार अपने पाथ पर जाएगा, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड का फार्मूला आएगा t इजकल टू 2 अंडर रूट L अपॉन G। जहाँ जो L है ना वो लेंथ है, वो भी किसकी लेंथ? पेंडुलम की लेंथ। जो भी मेरे पास में सिंपल पेंडुलम है उस सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो क्या है? L है, ठीक है। अब देखो सर टाइम पीरियड क्या होता है, पहले उससे खुद सोचो। टाइम पीरियड का मतलब है जैसे मान लो तुम यहाँ तक लाए, यहाँ पर लाके तुमने छोड़ दिया, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, तो ऐसे गया, हाफ टाइम पीरियड हो गया, वापिस यहाँ तक आया, पूरा टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। या मान लो तुमने यहाँ से तुम ऐसे कोई भी, अगर तुम यहाँ से मानो ऐसे गया और वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ गया, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एक टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, ठीक है। तो सिंपल सा है टाइम पीरियड का फार्मूला t इजकल टू 2 अंडर रूट L अपॉन। सर ये टाइम पीरियड कब कब चेंज होगा? टाइम पीरियड चेंज होगा जब तुम्हारी क्या चेंज होगी? लेंथ। जब तुम्हारी लेंथ चेंज होगी तभी तुम्हारा टाइम पीरियड चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। यानी कि जब तुम्हारी लेंथ चेंज होगी तब तुम्हारा टाइम पीरियड चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। या फिर तुम्हारी क्या चेंज हो जाए? जी चेंज हो जाए। अब जी कब चेंज होगी? अगर तुम अर्थ पर रहोगे तब तो मैं मानूंगा कि जी क्या है? तुम्हारी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम अर्थ से मून पर पहुंच गए तो मून पर जी की वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। मून पर जी की वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज। तो मून पर जब जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो वहां पर तुम्हारा टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जी की वैल्यू चेंज होगी और तुम्हारा टाइम पीरियड भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। दूसरी चीज, एक चीज और है, अगर तुमसे ये कही जाए कि मान लो जो तुम्हारे सैटेलाइट्स हैं, मैंने तुमसे बताया था जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट जो मूव कर रहे हैं, अगर वहां पर मैं इस सिंपल पेंडुलम को ले जाऊंगा तो वहां टाइम पीरियड क्या होगा? तो सिंपल, तो जी की वैल्यू वहां पर क्या हो जाएगी? 0। अगर जी की वैल्यू 0 होगी तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। कितना हो जाएगा? बोलो। देखो किसी के नीचे अगर 0 आ जाता है तो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट टाइम पीरियड हो जाएगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि अगर मेरे पास में मान लो एक लिफ्ट है, कोई मेरे पास लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, लिफ्ट कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। किस एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से कोई लिफ्ट मेरे से ऊपर जा रही है। अगर ये ऊपर जा रही है, इसका मास क्या है? m है। एंगल क्या है? थीटा है। अगर ये ऊपर जा रही है तो इसका कुछ ना कुछ तो टाइम पीरियड होगा। अगर ये ऊपर जाएगी तो जो टाइम पीरियड हो जाएगा ना वो हो जाएगा t इजकल टू 2 L ऐसे ही रहेगा, L ऐसे ही रहेगा, लेकिन नीचे हो जाएगा g प्लस ए, ठीक है। अगर ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, अगर मैं कहूँ लिफ्ट मेरी a एक्सेलरेशन से कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है। अगर a एक्सेलरेशन से कोई भी लिफ्ट होगी, अगर वो a एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आएगी तो जो टाइम पीरियड का फार्मूला हो जाएगा 2 L अपॉन G माइनस, सिंपल सा सर ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कोई भी लिफ्ट फ्री फॉल गिर रही है, फ्री फॉल गिरने का मतलब क्या हो गया? कि स्वतंत्र रूप से गिर रही है, यानी कि एक्सेलरेशन किसके बराबर है? अगर एक्सेलरेशन g के बराबर है तो a की जगह क्या हो जाएगा? g में से g गया 0,
ठीक है। तो तुम्हारा जो टाइम पीरियड हो जाएगा, खुद देखो, t इजिकल टू 2 पाई एल अपॉन, ए की जगह क्या लगा दूँ मैं, g में से g गया, तो ये हो जाएगा 2 पाई बटे 0, यानी कि टाइम पीरियड कितना हो गया, इनफाइनाइट। ठीक है, टाइम पीरियड हो गई। दूसरी चीज़, अगर कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से कहाँ है, नीचे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हो गया एक्सेलरेशन, चाहे कोई भी लिफ्ट से ऊपर जाए चाहे नीचे आए, तो तुम्हारा अगर एक्सेलरेशन ही 0 होगा, चाहे ऊपर जा रही है तो ये 0 है, नीचे आ रही है तो ये 0 है, तो सिर्फ टाइम पीरियड का फार्मूला क्या रह जाएगा, t इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। बात समझ में आ रही है। तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला हो जाएगा वो तुम्हारा t इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी हो जाएगा। ये तुम्हारा सिंपल पेंडुलम का फंडा था। ठीक है, ये अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तुमसे क्वेश्चन कह देगा बताओ कोई चीज़ है, अगर वो ऊपर जाएगी ए एक्सेलरेशन से, तो बताओ टाइम पीरियड इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, तो ऊपर ए एक्सेलरेशन जा रही है तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उसने कहा नीचे आ रही है ए एक्सेलरेशन से, तो ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट से कहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है आ रही है, तो टाइम पीरियड वही रहेगा जो पहले था। ठीक सर, ऐसा है, मैंने कहा अभी तो मैंने क्या कहा, लिफ्ट नीचे जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है। ठीक है, मैंने कहा मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, कोई भी कंटेनर हो गया, वो कंटेनर क्या कर रहा है, आगे की ओर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, आगे की ओर, अगर आगे की ओर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसमें मैंने क्या रख दिया, पेंडुलम। ये पेंडुलम अगर SHM करेगा तो जो टाइम पीरियड होगा, अब t इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड का फार्मूला होगा वो तुम्हारा t इजिकल टू 2 पाई एल अपॉन अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तुम्हारे टाइम पीरियड का फार्मूला हो जाएगा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से कहाँ बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आप जरा सोचो, सर मैंने क्या किया, एक रस्सी ली, कोई भी स्ट्रिंग ली, उस स्ट्रिंग को बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया, मैंने लेंथ इतनी बढ़ा दी कि बहुत बढ़ा दी। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ाने का मतलब है इनफाइनाइट बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास में कोई लॉन्ग स्ट्रिंग है, लॉन्ग स्ट्रिंग का मतलब है उसका एल क्या हो, इनफाइनाइट, तब क्या हो जाएगा, तो जो टाइम पीरियड का फार्मूला था वो 2 पाई अंडर रूट 1/g 1/l प्लस 1/, ये हो जाता है। ठीक है, जहां l तो स्ट्रिंग की क्या हो गई, लेंथ, r हो गई रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अगर मैं यहां पर सर l की वैल्यू इन्फिनिटी रखूं, 1/∞ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, 1/l की वैल्यू देखो, l की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो 1/∞ क्या हो गया, 0। तो g की जब इधर मल्टीप्लाई हुई तो सिर्फ क्या बचा, r कहाँ जाएगा, तो सिर्फ बचेगा r अपॉन, ठीक है, t इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट r अपॉन जी, ये बचेगा। अब मैंने कहा यहां पर जो r है, r की वैल्यू क्या होती है, 6400, g की वैल्यू क्या होती है, 9.8। अगर मैं ये सारी वैल्यू रखूं, सर इससे पहले भी ये चीज आई है, तो 84.6 मिनट या क्या हो जाएगा 1.4। ये बताओ इससे पहले आया कहाँ है, जब कोई सैटेलाइट जो अर्थ के कतई पास होता था तो वो एक चक्कर अर्थ का जो लगाता था ना, वो इतनी देर में लगाता था। ठीक है,
तो जो टाइम पीरियड, अगर बहुत लंबी स्ट्रिंग है, तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक स्ट्रिंग मैंने बहुत लॉन्ग स्ट्रिंग ले ली, बहुत लंबी स्ट्रिंग ले ली, बताओ उसका टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम में कितना हो जाएगा? तो सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 1.4 आवर से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता अगर मैंने एल इन्फिनिटी ली है तब। ठीक है, अब एल कह दी जाए बेटा 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, तो तुम इस वाले फार्मूला में क्वेश्चन को करोगे। जहां पर कहा जाए कि लेंथ कम है, 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, तब तुम कौन से फार्मूला में करोगे? टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, सही है। और जहां पर बहुत बड़ी लेंथ कर दी जाएगी तो वहां पर टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट 1/g ब्रैकेट में 1/l प्लस 1/r, ये वाला फार्मूला लगता है। कौन सा? ये इन्फिनिटी है। हाँ, ये जैसे अगर मान लो 500 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर ऐसे दी हुई तो आराम से इसको लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन जहां पर बहुत लॉन्ग कर दी जाए, बहुत लॉन्ग कर दी जाए तो तुम्हारा ये फार्मूला लगेगा, ये वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? सर मेरे पास में एक सिंपल पेंडुलम है जिसका मास m है और जिस पर चार्ज q है। चार्ज कितना है? q। अब जरा सोचो सर, अगर ये इधर गया, यहां पर पहुंचा, चार्ज तो q है, मास क्या है? m। अब सोचो सर, एक प्लेट जो है वो ऊपर रखी है, एक प्लेट नीचे रखी है। ठीक है, चार्ज क्या है? ये पॉजिटिव का। अगर मैंने ऊपर नेगेटिव चार्ज माना प्लेट पर और नीचे चार्ज कौन सा माना? पॉजिटिव चार्ज माना। अब बताओ, पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा कहाँ होती हैं? पॉजिटिव से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सर इधर होंगी। ठीक है, अब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स भी उधर ही लगता है, यानी कि इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर। कितना लगेगा? Q। और यहाँ क्या है? QE लगेगा। नीचे क्या लगेगा? mg। नीचे क्या लगेगा? mg। अगर इसमें टेंशन कितना है? T टेंशन है, T टेंशन है। ठीक है सर, T टेंशन है अगर इसमें, मैंने क्या किया? ठीक है सर, अब देखो, अगर मैं इसमें टाइम पीरियड का फार्मूला देखूंगा तो वो हो जाएगा T इजकल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन, ठीक है, G माइनस QE अपॉन M, QE अपॉन। लेकिन यदि मैं इसी पेंडुलम को इस टाइप से स्टेबलिश करूं कि ऊपर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज, नीचे क्या हो? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो, अगर मैं एक पेंडुलम रख दिया, ठीक है, अब सर इस पे भी वही चार्ज क्या है? Q, मास क्या है? M। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से, अब बताओ mg भी नीचे ही लगेगा और नीचे एक और लगेगा, कितना? QE लगेगा। ठीक है, QE लगेगा। अब मैं कहूं सर इसका टाइम पीरियड का फार्मूला T इजकल टू 2 पाई L अपॉन, यहां पर क्या हो जाएगा? G प्लस QE बाई T इजकल टू 2 पाई अंडर रूट L बटे G प्लस QE बाई M। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये फार्मूला T इजकल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G माइनस QE बाई M, T इजकल टू 2 पाई अंडर रूट L बटे G प्लस QE बाई M, ये फार्मूला तुम्हारा हो जाएगा ऐसे। लेकिन यदि इसमें एक चीज और आए, क्या? कि यदि मान लो सर प्लेटें जो मेरी ऊपर रखी हुई थी, अगर वो प्लेटें साइड में रख दी गई हैं, साइड में रख दी, इस तरफ माना मैंने पॉजिटिव, इस तरफ माना मैंने नेगेटिव, अब इसके बीच में क्या रख दिया? एक सिंपल पेंडुलम। वही चार्ज क्या है, मास क्या है, अगर मैंने यहाँ रख दिया, ऐसे ऐसे रख दिया। अब सर जी देखो, अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे होंगी, तो mg कहाँ लग रहा है, QE कहाँ लग रहा है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में, तो जो नेट लगेगा वो कहाँ लगेगा?
बीच में, नेट बीच में लगेगा। तो जो अब टाइम पीरियड का फार्मूला हो जाएगा वो t इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई वाई एम का होल स्क्वायर। ठीक है, तब टाइम पीरियड का फार्मूला क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस क्यू ई वाई एम का। अब ये आए कैसे हैं एक बार लो मैं बता देता हूं तुम्हारे लिए। जैसे मुझे बताओ, जब मेरे पास में सिर्फ सिंपल पेंडुलम था, सिर्फ सिंपल पेंडुलम था, तो नीचे सिर्फ क्या लग रहा था, जी। ठीक है, तो मेरा जो टाइम पीरियड का फार्मूला था t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन। लेकिन अगर मैं यहां देखूं बेटा, अगर मैं कहूं नेट फोर्स कितना लग रहा था नीचे, तो इसका मास था तो mg लग रहा था, यही तो मेरा नेट फोर्स था। नीचे की ओर लगने वाला नेट फोर्स क्या था, mg था। और यही फोर्स था, तो फोर्स बराबर क्या होता है, ma। m से m कट गया तो एक्सेलरेशन नेट मेरा कितना आ रहा था नीचे की ओर, g आ रहा था। अगर मैं यहां देखूं, नीचे क्या लग रहा है mg, ऊपर क्या लग रहा है भाई अपोजिट डायरेक्शन में है तो घटेंगे। यही तो मेरा नेट फोर्स है ma यही तो है। मैंने क्या किया, m को जब इधर ले जाऊं तो m से m कट गया, यहां पर क्या बचा, सिर्फ यही बचा। तो मैंने t इक्वल टू 2 पाई यहां पर क्या कर दिया, नेट एक्सेलरेशन की जगह g माइनस क्यू ई वाई। अगर मैं इसमें देखूं, इस वाले में, तो इस वाले में बताओ नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg प्लस क्यू ई, mg प्लस क्यू ई। कहां पर, m से m कट जाएगा तो a बचेगा। यहां पर जो ये g है, g बेसिकली एक्सेलरेशन ही तो है, ये भी यहां पर देखो a g के बराबर तो g रख दिया था, ऐसे ही a की जगह यहां पर ये रख दिया। अगर तुम इसमें जाओगे तो यहां पर भी सर ma हो जाएगा। ठीक है, नीचे जाएगा तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या बचेगा, g प्लस क्यू ई वाई, यही तो बचेगा। तो वही उठा के मैंने यहां रख दिया है। अब तुम देखो इसमें कैसे आया, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। अगर मैं रिजल्टेंट देखूं, तुम्हें पता है अगर रिजल्टेंट की बात आती है तो क्या करते हैं, अंडर रूट mg का स्क्वायर प्लस क्यू ई का, यही तो नेट फोर्स है मेरा ma, नेट फोर्स यही तो है। अब मैं a को ऐसे ही रहने दूं, m को अंदर ले जाऊं। ठीक है, m को अंदर, तो अंडर रूट ये ऐसे ही जाएगा। ठीक है, m जब अंडर रूट में जाएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर देखो m स्क्वायर जी स्क्वायर और नीचे क्या पहुंच गया, m स्क्वायर प्लस क्यू ई पूरे का होल स्क्वायर बटे m स्क्वायर, यही तो एक्सेलरेशन आया। तो क्या बचा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बटे m पूरे का होल स्क्वायर। वही मैंने वैल्यू यहां पर रख दिया, यहां पर पुटअप कर दिया। ठीक है, ये हो गया। तो ये ऐसे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन 1 2 3, ये खाली बस फार्मूला याद रखने हैं। और अगर लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तब क्या होगा, नीचे आ रही होगी तब क्या होगा, बस वो तुमको याद रखना है। सेकंड पेंडुलम का मतलब ये होता है कोई ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। टाइम पीरियड कितना हो, 2 सेकंड। टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, यानी कि ऐसे जाए ऐसे आए। ये एंगल क्या है इसका, थीटा। अगर कोई भी पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेकंड पेंडुलम। मतलब ये है कि अगर मैं यहां से छोड़ू, ऐसे जाए, आधा हो गया, तो 1 सेकंड जाए और फिर 1 सेकंड आए। जो इससे पहले जब घड़ी होती थी, क्लॉक, तुमने देखे होंगे घड़ियां होती थी ना, जिनके नीचे पेंडुलम लगा हुआ होता था। ठीक है, अभी जो घड़ियां आती हैं वो तो सेल से चलती हैं, हालांकि पहले सेल वाली घड़ियां नहीं होती थी, सेल का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, तो सेल वाली घड़ी कहाँ से होती। तो वो जो घड़ी थी उनका जो टाइम पीरियड था वो 2 सेकंड हुआ करता था, और उसको हम लोग बोलते थे, वो पेंडुलम को सेकंड पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड कितना सेकंड हो, 2 सेकंड जिसका टाइम पीरियड हो। अब देखो, अगर मैंने फार्मूला लगाऊं t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल वाई जी, टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड। अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन, यही तो हो जाएगा। अच्छा, 2 दूनी कितना हो गया, 4, तो 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन 4 से 4 कट गया। ठीक है, तो L बराबर क्या आया, G बटे
पाई स्क्वायर जी बटे। अब देखो जी का मान क्या होता है ओरिजिनल 9 पॉइंट, और पाई स्क्वायर का मतलब हो गया 3.14 का। इसका वैल्यू भी क्या आएगा, जब स्क्वायरिंग करोगे तो लगभग क्या आएगा 9.8। तो इससे ये कट जाएगा तो एल कितनी बचेगी बोलो, 1 मीटर। लेंथ कितनी आएगी 1 मीटर। यानी कि जो भी अगर तुम्हारे पास में कोई 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग हो, उसके अंदर तुम क्या बांध दो, नीचे मास बांध दो, और उसे तुम छोड़ दो तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा 2 सेकेंड। चाहे तुम कम एंगल देके छोड़ो, चाहे तुम ज्यादा एंगल छोड़ो, ठीक है। देखो अगर तुम ज्यादा एंगल से छोड़ोगे तो ये तेजी से आएगा, कम एंगल पर छोड़ोगे तो वो धीरे आएगा। तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, टाइम पीरियड होगा टी इक्वल टू 2 सेकेंड। और कितनी लेंथ होनी चाहिए स्ट्रिंग की, 1 मीटर लेंथ स्ट्रिंग की होनी चाहिए। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरी चीज देखो सर, अगर कोई चीज ऐसी है, ये मान लो मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, कोई भी मेरे पास में क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक ट्रॉली है, कोई ट्रॉली है, ट्रॉली में कोई सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। ट्रॉली के अंदर कोई सिंपल पेंडुलम है। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि अगर ये नीचे आ रही है और तुमने सिंपल पेंडुलम्स को हल्का सा डिफ्लेक्ट करके क्या कर दिया, छोड़ दिया, हल्का सा डिफ्लेक्ट करके छोड़ दिया, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो इसका टाइम पीरियड जो होगा वो देखो इसकी लेंथ पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी कॉस थीटा। थीटा क्या है, जिस इंक्लाइंड एंगल पर ये नीचे की ओर आ रही है। अब तुम मुझे खुद बताओ, अगर मैं ये थीटा को धीरे धीरे यहां ले आऊं, ठीक है, इसे बिल्कुल ऐसे ले आऊं धीरे धीरे, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर थीटा की वैल्यू मैंने 0 डिग्री कर दी तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बटे, यहाँ पर क्या हो गया कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बोलो, 1 होती है। क्या होती है, तो सिर्फ क्या बचेगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, वही तो बचा जो मेरे पहले था। बात समझ में आ रही है। तो अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पर कोई ट्रॉली आ रही है और वो थीटा डिग्री एंगल है, तो तुमसे टाइम पीरियड का फार्मूला पूछा जाएगा, तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग स्प्रिंग मास ब्लॉक की बात करेंगे। कोई मेटेलिक रॉड है, उसके नीचे कोई एक बॉब है, ठीक है। मैंने क्या किया, जब मैंने इनिशियल, जब एक बताओ कोई मेटेलिक रॉड होगी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर क्या होगा, तो 100% इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर मैं ये कहूं यदि तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लेंथ क्या होगी, इंक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसकी लेंथ भी इंक्रीज होगी। अब बताओ एल डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा, एल डैश बराबर एल 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं, एल अल्फा इंटू डेल्टा, इसको इधर लाऊं, एल डैश माइनस एल अल्फा इंटू डेल्टा, ये क्या हो गया मेरा बेसिकली बोलो, डेल्टा एल क्या हो गया, डेल्टा एल, और नीचे ये आया एल, तो सिर्फ क्या बचा, अल्फा इंटू डेल्टा, यही तो बचा। ये तो मेरा चेंज इन लेंथ मेरा जितना चेंज होता है ये लेंथ का फ्रैक्शन आ गया। अगर मैं टाइम पीरियड के लिहाज से कहूं तो मुझे बताओ, अगर मेरा इनिशियल टेम्परेचर T है, ठीक है, चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर T है, तो फार्मूला था T इक्वल टू, ये टेम्परेचर नहीं है, ये टाइम पीरियड है, ठीक है, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, यही तो था, सही है, ये था। ये कब है, जब मेरा इनिशियल टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर है। मैं कहूं टेम्परेचर मेरा चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया तो क्या चेंज हो गई, लेंथ चेंज हो गई, एल डैश अपॉन, यही तो हो गई। अगर मैं एल डैश की वैल्यू देखो, ये चेंज हुआ तो मेरा टाइम पीरियड चेंज हो गया, मैंने क्या मान लिया, टी डैश। और तुम्हें पता है अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो टी डैश इजकल टू 2 पाई अंडर रूट
एल डैश की जगह एल 1 प्लस अल्फा इंटू अपॉन क्या हो गया, यही तो हो गया, अपॉन हो गया जी। ठीक है, अगर मैं इसकी अंदर मल्टीप्लाई करूं, इसकी अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई की जाए, ठीक है, या मल्टीप्लाई मत करो तो ऐसे लिख दो, टी डैश इजकल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, यही तो हो गया अंडर रूट एल अपॉन जी। और साथ में अंडर रूट क्या बचा, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन। अब बताओ सर ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई टी, ये क्या है टी। और अगर मैं इसे लिखना चाहूं 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी की पावर क्या हो गई, 1/, अरे यही तो हो गई 1/2। अब देखो अगर मैं इसकी अंदर मल्टीप्लाई करूं, सबसे पहले तो इसको अगर मैं करूं तो टी डैश इजकल टू टी, बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1/2 की इधर गुणा करी 1/2 अल्फा इंटू डेल्टा, यहाँ अब अंदर अगर मैं गुणा करूं तो टी डैश ऐसे ही, और इसे लाऊं नीचे, सॉरी ये टी है, टी डैश अपॉन टी 1 प्लस 1/2 अल्फा इंटू डेल्टा, सही है। इस 1 को अगर मैं इधर लाऊंगा, इस 1 को कहाँ लाऊं, इधर, तो देखो क्या हो जाएगा, टी डैश अपॉन टी माइनस 1 बराबर 1/2 अल्फा इंटू डेल्टा, ये हो गया। नीचे सर अगर एलसीएम लिया तो टी डैश माइनस टी अपॉन टी 1/2 अल्फा इंटू डेल्टा। अगर मैं यहाँ देखूँ तो डेल्टा टी अपॉन टी, ठीक है, डेल्टा टी अपॉन टी बराबर 1/2 अल्फा इंटू डेल्टा, बात समझ में आ गई। यानी कि चेंज इन टाइम है, ये ध्यान रखना, ये क्या है, ये है चेंज इन टाइम पीरियड, चेंज इन, और ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी अपॉन टी, ठीक है, कितना हो रहा है 1/2 अल्फा इंटू डेल्टा। अगर तुमसे कह दिया जाए, बताओ तुम्हें अल्फा दे दिया है, अल्फा क्या होता है, लीनियर कॉफिशिएंट होता है, अल्फा क्या होता है, लीनियर कॉफिशिएंट। अल्फा अगर लीनियर कॉफिशिएंट तुम्हें बता रखा है, तुमसे कहा बताओ 50 डिग्री टेम्परेचर चेंज होगा, तो टाइम पीरियड कितने डिग्री कितने परसेंट चेंज होगा, या कितना फ्रैक्शन चेंज होगा, तो अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। तो डेल्टा टी अपॉन टी की तुम्हें वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, या तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना टाइम पीरियड तुम्हारा चेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें मुझे बस तुम एक बात बताओ, तुम बोले अगर मैंने लेंथ बढ़ा दी, जरा ध्यान करना, बताना जरा गौर करके बच्ची बताना, ठीक है। अगर मैंने इसकी लेंथ, जैसे टेम्परेचर बढ़ा, ये तो मेटेलिक थी, लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई, अगर लेंथ बढ़ी, ये इंक्रीज हुई, तो टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ, बात समझ में आ रही है। टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब है जो पहले सिंपल पेंडुलम एक टाइम पीरियड मान लो अगर उसका 2 सेकंड था, अब 2 से क्या हो गया 2.3 या 2.4, तभी तो बड़ा है, तभी तो टाइम पीरियड बड़ा है। अब मुझे तुम जरा एक बात बताओ, मान लो एक घड़ी है, मेटेलिक घड़ी है, ठीक है, वो पेंडुलम पर चल रही है, किस पर चल रही है, टेम्परेचर बढ़ गया, मान लो वो करेक्ट टाइम कितने पर दिखा रही है, सेकंड पेंडुलम है, 1 मीटर लेंथ है, मान लो जब 30 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, 30 डिग्री टेम्परेचर वो करेक्ट दिखा रही है, यानी कि 2 सेकंड में आ रही है, 2 सेकंड में जा रही है। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ कितना हो गया 40 डिग्री, कितना पहुंच गया, अब 40 डिग्री जब पहुंच गया, अब मुझे बताओ तो वो घड़ी धीरे धीरे स्लो होगी कि तेज होगी, स्लो होगी कि तेज होगी घड़ी, बात समझ रहे हो। पहले 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या दिखा रही थी, सही समय दिखा रही थी, अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड से किस पे दिखा रही है, 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, लेंथ बढ़ गई, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो वो घड़ी स्लो हो जाएगी कि फास्ट हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्यों, पहले वो 2 सेकंड में कंसीडर कर रही थी, 2 सेकंड के हिसाब से घूम रहा है वो चक्का, तो भी 2 सेकंड के हिसाब से घूम रहा है, अब वही वो 2.3 सेकंड में जा रही है, 2.3 सेकंड टाइम पीरियड है, ठीक है, लेकिन चक्के को थोड़ी ना पता 2.3 सेकंड है, वो तो 2 सेकंड के हिसाब से घूम रहा है, सही है। हाँ, तो तो धीरे धीरे घड़ी क्या होने लगेगी,
स्लो होने लगेगी। बात समझ में? और एक ब्लॉक है, उसी को तो हम स्प्रिंग ब्लॉक बोलेंगे। ठीक है, ये ब्लॉक है, मास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के। अगर मैं इसे चाहे कंप्रेस करूं और चाहे इसे बोलो स्ट्रेस करूं, ठीक है, जो टाइम पीरियड का फार्मूला होगा वो होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन। ठीक है, के क्या है, जहां पर के क्या है बोलो, स्प्रिंग कांस्टेंट। के है तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, एम हो गया मास, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के हो गया, कोई झंझट वाली बात। चाहे तुम ऐसे ले लो या फिर मैं ऐसे ना लेके मैंने किसी स्प्रिंग को ऐसे लटका दिया, अब मैं इसे खींचा और छोड़ दिया तो ये ऊपर नीचे आने लगेगा, तब भी इसका टाइम पीरियड का फार्मूला वही होगा जो टाइम पीरियड का फार्मूला पहले टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन। लेकिन इन दोनों कंडीशन में एक बात याद रखना, मैंने जो स्प्रिंग मास लिया है, ये क्या है, स्प्रिंग मास, वो मैंने माना है वो कैसा है, मासलेस है। स्प्रिंग का मास कैसा है, मासलेस। सर मासलेस का मतलब है कि स्प्रिंग के मास में कोई भी मास नहीं है। ठीक है, यदि मैं स्प्रिंग का मास मानूं, जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा, अभी तो मैंने जब स्प्रिंग का मास नहीं मानूंगा तो टाइम पीरियड का फार्मूला टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन। लेकिन अगर मैं ये कहूं भाई स्प्रिंग के अंदर मास तो होता ही है ना, स्प्रिंग के अंदर अगर मास होता है, इसे मैंने स्मॉल एम माना, इसे स्प्रिंग का मास क्या माना, कैपिटल एम। क्या माना, तो जो तुम्हारा टाइम पीरियड का फार्मूला होगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट स्मॉल एम, और जो स्प्रिंग का मास है उसे क्या कर दो, अपॉन 3 और अपॉन क्या आ गया, की। ठीक है, तब टाइम पीरियड का फार्मूला होगा टी इक्वल टू 2 पाई एम प्लस कैपिटल एम बाई 3 अपॉन, जहां कैपिटल एम देख लेना ये क्या है, स्प्रिंग का मास, और जो एम इसके नीचे जो हैंग कर रहा है वो है तुम्हारा स्मॉल एम, वो तुम्हारा स्मॉल एम है। ठीक है, अभी इसके और भी हैं, उतारो इसको बेटा, ये डेरिवेशन करके आया है। ठीक है, हमें बस खाली याद कर लेना है, छुट्टी। सर स्मॉल एम है वो मासलेस है, स्प्रिंग यहाँ पर मासलेस है, तो यहाँ पर कैपिटल एम है ही नहीं, सही है। जहाँ पर मास तुमने ले लिया स्प्रिंग का तो उसे क्या करना पड़ेगा, m बाई 3 करना पड़ेगा। अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 माना, इसका क्या माना, K2, तो तुम्हारे जो टाइम पीरियड का फार्मूला होगा, मास तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ रहेगा K इक्विवेलेंट। ठीक है, और K इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, कतई तुम ऐसे करके 1/K इक्विवेलेंट बराबर 1/K1 प्लस 1/, बात समझ में आ रही है। ऐसे वैल्यू निकाल के यहाँ पर क्या रखोगे, K इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर ये 2 जुड़े हुए हैं तो 2 हैं, 3 होते तो प्लस 1/, 4 होते तो प्लस 1/K4। लेकिन अगर मैं ये कहूँ स्प्रिंग सीरीज में ना होके स्प्रिंग कैसे हैं, पैरेलल है। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल की कंडीशन ये है कि मान लो एक स्प्रिंग मेरा ये है, ऐसे मेरे स्प्रिंग जुड़े हुए हैं, इनका मास क्या है, m। ये मान लो K1, ये मान लो K2, ये मान लो, तो अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर मैं अब भी टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन, अब भी क्या रहेगा, K इक्विवेलेंट, और जो तुम्हारा K इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस, ठीक है, तो सर K इक्विवेलेंट है यहाँ पर सर m के अपॉन में K1 प्लस K2 प्लस K3। हाँ, अगर तुम कहो तो लो इसे ऐसे लिख दो, अंडर रूट m अपॉन K1 K2 प्लस K3। ठीक है, तब टाइम पीरियड का तुम्हारा फार्मूला ये हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/K1 प्लस K2 प्लस K3। अगर ऐसे रहेंगे तब